हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके सामने आज जो अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है 10th का, उसका मैं सेकेंड शिफ्ट का आज मैं आपके सामने पेपर लेके आया हूं। जो कि आज का पेपर आपको लोग को पता होगा कि आज साइंस का एग्ज़ाम था और उसके सेकेंड शिफ्ट का पेपर मैं आपके सामने लाया हूं। और इसका पूरा का पूरा जितना भी 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, आज सारा का आज मैं आपको सोल्यूशन करवाऊँगा और सारा का सारा आंसर मेरा ये सही होगा। एक आध अगर गलत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको करेक्ट कर लूँगा। तो चलिए अब मैं पहले क्वेश्चन पे चलता हूँ कि क्या साइंस के एग्ज़ाम क्या आज के एग्ज़ाम में पूछा गया था। देखिए, पहला क्वेश्चन आज क्या पूछा गया था कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका मिथाइल ऑरेंज, जो कि इस पे पहले से टिक लगा हुआ है और ये सही आंसर है। मिथाइल ऑरेंज ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या था। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है। तो जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा कि जितने भी OH जहाँ पे लगा रहता है उसका जो नाम होता है वो क्या होता है, एल्कोहल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल्कोहल। तो चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या था। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो था यहाँ पे कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो हम जानते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड जब जल से अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, एथीन बनता है। तो एथीन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथा पर चलते हैं। देखिए, कहता है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो जैसा कि हम ओजोन का फॉर्मूला से ही समझ सकते हैं कि ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, O3, यानी कि ऑक्सीजन के जो परमाणुओं की संख्या ओजोन में कितनी होती है, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। कहता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है। तो हम जानते हैं कि कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में रहती है वो कौन सी धातु रहती है, पारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। और यहीं पे अगर अधातु का था तो यहाँ पे ब्रोमीन इसका आंसर होता, लेकिन यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि धातु कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा, जो कि सही है। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन हम जानते हैं कौन सा होता है, मीथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नांकित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो क्षारीय ऑक्साइड जो है इसमें से हो जाएगा, यहाँ पे जिसका भी पेपर है उन्होंने गलत मारा हुआ है, SO2 एक अम्लीय होता है। इसका आंसर सही जो होगा वो होगा P2O5। P2O5 जो होता है मेरा एक क्षारीय ऑक्साइड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर हम चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर हम जानते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो श्वसन तंत्र से जो बीमारी संबंधित है वो कौन सा है, निमोनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है। एंड्रोजन हम जानते हैं कि एक मेल हार्मोन होता है, यानी कि नर हार्मोन। एंड्रोजन मेल हार्मोन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय। तो ब्लड प्रेशर हम जानते हैं कि किससे कंट्रोल होता है, मेरा एड्रीनल से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एड्रीनल, यानी कि ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय एड्रीनल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा होता है, एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट, यानी कि एक लिंगी पादप का जो उदाहरण है वो पपीता। जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि पपीता जो होता है वो मेरा एक लिंगी ये पादप होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 13 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो हम जानते हैं कि जो शुक्र वाहिका है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है शुक्र वाहिका, ये एक नर जनन तंत्र का भाग है, यानी कि बाकी सब ऑप्शन नंबर
ए जो है अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी, ये तीनों होता है मेरा मादा जनन तंत्र का भाग, और ये शुक्रवाहिका जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है वो नर जनन तंत्र का भाग होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किस में होता है? तो एक द्विखंडन होता है अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, लिस्मेनिया में होता है, सारे में होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो इसका इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय, तो टेस्टोस्टेरोन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये टेस्टीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मानव मस्तिष्क का जो औसतन भार होता है वो होता है मेरा 1.4 kg। 1.4 kg मानव मस्तिष्क का औसतन भार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। ये सिंपल, बहुत ही बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन पे हमारा चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं कि खिलौनों में कौन सा सेल का उपयोग किया जाता है, ड्राई सेल का। तो खिलौनों में जो सेल का उपयोग किया जाता है वो कौन सा सेल होता है, उसमें ड्राई सेल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का चलते हैं। क्या कहता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। यानी कि कार्य जो करते हैं उसके करने की जो क्षमता होता है वो क्या होता है। तो कार्य करने की क्षमता जो होती है वो ऊर्जा होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जहाँ भी में भी हमारा धातु मुक्त होता है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे किसका रिएक्शन हुआ है, तो Fe और CuSO4 यानी कि लोहा और कॉपर सल्फेट का अभिक्रिया कराया गया है, जिसके फलस्वरूप बनाया गया फेरस सल्फेट और कॉपर यहाँ पे मुक्त हुआ। तो ये मेरा एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो हम जानते हैं कि सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है, श्वेत यानी कि वाइट। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, वाइट, श्वेत। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्न में लवण कौन है। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल कि निम्न में से लवण कौन है। तो लवण क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल, सोडियम क्लोराइड। हम अच्छे से जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो होता है वो लवण होता है। कहाँ चला गया, देखिए यहाँ पे था कि क्वेश्चन लवण कौन सा है। तो लवण कौन सा हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि नीला थोथा का सूत्र पूछा हुआ है कि नीला थोथा का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे नीला थोथा का जो ऑप्शन यहाँ पे टिक लगा हुआ है, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2, बिल्कुल सही ऑप्शन है, यही इसका राइट आंसर होगा। यानी कि कॉपर सल्फेट इंटू 5H2 इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, कहता है गंधक की परमाणु संख्या क्या है। तो गंधक हम जानते हैं कि गंधक किसका फॉर्मूला होता है, सल्फर का। गंधक को का दूसरा नाम जो होता है वो सल्फर होता है। तो सल्फर का परमाणु संख्या हमको पता है कि कितना होता है, 16। तो इसका 16 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो घोल का पीएच क्या हो सकता है। तो हम जानते हैं कि जो भी लिटमस पत्र को अगर नीले को लाल कर देगा तो वो मेरा होगा अम्ल, और अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। तो 7 से कम बिल्कुल एक ही ऑप्शन में ये हमको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में 2, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2। बाकी सब देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में कितना 9 दिया हुआ, जो कि 7 से ज़्यादा ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी में 10 दिया हुआ, ये भी 7 से ज़्यादा ये भी नहीं हो सकता। और 7 हम जानते हैं किसका होता है, जो कि उदासीन होता है, नहीं अम्लीय और नहीं क्षारीय, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अब 26 पे चलते हैं। क्या कहता है, बेंजीन का सूत्र पूछा हुआ है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। बिल्कुल सिंपल सा सवाल, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे टिक लगा हुआ है, C6H6 इसका सही आंसर है, बेंजीन का अनुसूत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या है। कहता है कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। तो एथिल अल्कोहल का जो IUPAC नाम होता है वो क्या होता है, एथेनॉल। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं।
28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है। तो CnH2n जो कि हम जानते हैं कि सूत्र किसका होता है, वो एल्कीन का होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। बाकी अगर एल्केन का आपसे अगर पूछता तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n+2, और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा है कि CnH2n किसका है, तो CnH2n जो सूत्र होता है किसका होता है, एल्कीन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा हुआ है लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है। तो लोहे की परमाणु संख्या जो होती है वो 26 होती है। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे मारा हुआ है जिनका भी ये क्वेश्चन है, 26 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व कौन से रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला है एल्युमिनियम एवं लेड, दूसरा ऑप्शन है चांदी एवं निकेल, तीसरा ऑप्शन है निकेल एवं क्रोमियम, चौथा ऑप्शन है मैग्नीज एवं क्रोमियम। तो स्टेनलेस स्टील में जो लोहा और कार्बन के अलावे अन्य जो तत्व रहते हैं वो कौन से रहते हैं, निकेल और क्रोमियम। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकेल एवं क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछता है कि क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है कि पीतल है, यानी कि पीतल क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है, तो क्या है। तो पीतल जो है वो मिश्र धातु है। हम अच्छा से जानते हैं कि पीतल जो है वो मेरा क्या है, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु है तो किसका किसका मिश्र धातु होता है, तो पीतल जो मिश्र धातु होता है किसका किसका होता है, कॉपर और जिंक का। कॉपर और जिंक का मिश्रण जो कहलाता है मेरा क्या कहलाता है, पीतल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। पहला ऑप्शन है CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका फॉर्मूला में ही इसका आंसर छुपा हुआ है कि H2SO4 को हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछता है क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर ए है उदासीन, ऑप्शन नंबर बी है अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी है क्षारीय, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो हम जानते हैं कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि कार्बन है, यानी कार्बन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है, क्या है। तो कार्बन जो है मेरा क्या है, अधातु। कार्बन एक अधातु है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा हो जाएगा, जितने भी एल्कीन ग्रुप के जितने भी तत्व होते हैं वो होते हैं मेरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसमें एल्कीन का कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, C2H4। C2H4 का जो सूत्र किसका होता है, तो C2H4 यानी कि मेथिन एथीन का ये सूत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C2H4 जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है इसमें से, इसका जो आंसर हो जाएगा C6H6 यानी कि बेंजीन जो है मेरा वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है निम्न में से कौन अक्रिय गैस है। हम जानते हैं कि अक्रिय गैस पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा है हीलियम, तीसरा है चांदी, चौथा है हाइड्रोजन। तो अक्रिय गैस जो इनमें से है वो कौन सा है, हीलियम। जितने भी वर्ग 18 के तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। तो अक्रिय गैस यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, इस क्वेश्चन में पूछ लिया कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो उपधातु इसमें पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा ऑप्शन है निकेल, तीसरा ऑप्शन है Sb यानी कि जिसको हम एंटीमनी बोलते हैं, और चौथा है Fe यानी कि लोहा। तो उपधातु जिसमें कि धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। तो इसमें से उपधातु जो है वो है कौन सा ऑप्शन है, Sb यानी कि एंटीमनी। एंटीमनी मेरा क्या होता है, उपधातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीमनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है कि पौधों में श्वसन होता है, यानी कि पौधों में जो श्वसन होता है वो किस चीज़ से होता है। तो पौधों में जो श्वसन होता है हम जानते हैं कि किससे होता है, पत्तियों से। पत्तियों से जितने भी श्वसन संबंधी क्रियाएं होती है वो किससे होती है, हमारे
श्वसन संबंधी जितने भी क्रियाएं पौधों में होती है वो पत्तियों में ही होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है निम्न में स्वपोषी कौन है। तो ऑप्शन नंबर पहला है हरे पौधे, दूसरा है मछली, तीसरा है कीट और चौथा है क्या ऑप्शन दिया हुआ है अमीबा। तो स्वपोषी हम जानते हैं कि किसमें होता है हरे पौधे। जितने भी हरे पौधे हैं उनमें से कौन सा पोषण होता है वो स्वपोषी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं उसकी कुंडली में बनाने में जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसके तार बनाने में, तो कौन सा तार का यूज़ किया जाता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम यानी कि निकेल और क्रोमियम का वो मिश्रण होता है, उसी का प्रयोग हम हीटर की कुंडली बनाने में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। देखिए एक यूनिट विद्युत ऊर्जा जो होता है उसका मान कितना होता है। तो इसका मान जो होता है वो कितना होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, जो कि यहाँ पे टिक लगा हुआ है वो पहले से बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछा गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन कट जा रहा है बार बार। क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए क्या है कि किलोवाट घंटा एक इकाई है। किलोवाट घंटा जो इकाई होता है वो किसका होता है, हम जानते हैं कि ऊर्जा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। ऊर्जा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का था कि विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, इसका टिक मारा हुआ है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो हम जानते हैं कि जितने भी एमीटर होते हैं उसको विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और जितने भी वोल्ट मीटर होते हैं उसको विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे टिक लगा हुआ है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि किसी भी विद्युत परिपथ में अगर हमको दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापना होगा तो हम किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर से हम किसी भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को नापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो हम जानते हैं कि जल विद्युत संयंत्र में स्थितिज ऊर्जा वहाँ पे रहती है, और उससे जो हमारा ऊर्जा रूपांतरित होता है वो विद्युत ऊर्जा उससे रूपांतरित होता है। यानी कि विद्युत संयंत्र जल विद्युत संयंत्र जितने भी होते हैं वो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब में कौन सी, जितने भी विद्युत बल्ब होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, निष्क्रिय गैस, जैसे कि हीलियम भरा रहता है। तो निष्क्रिय गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जल, दूसरा है कांच, तीसरा है पीतल और चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। तो हम जानते हैं कि लेंस बनाने के लिए जल से भी लेंस बनता है। जल में जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। कांच से तो लेंस बनता ही है, लेकिन पीतल जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर तीसरा, इससे हम कभी लेंस नहीं बना सकते हैं। अगर हम इसे लेंस बनाएंगे कैसे बनाएंगे, क्योंकि आर पार कुछ दिखेगा नहीं है, तो वो लेंस का कार्य क्या करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीतल। चलिए पीतल। क्वेश्चन नंबर 50 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 1, तीसरा है 3, चौथा है 4। यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछ रहा है कि कितने होते हैं। हम जानते हैं बिल्कुल अच्छा तरह से कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है, तो कॉर्निया पहला ऑप्शन दिया हुआ, दूसरा है रेटिना, तीसरा है पुतली, चौथा है आइरिस।
हम जानते हैं कि हमारे आँख के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे क्या बोलते हैं, रेटिना। तो रेटिना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, यानी कि यह म्यू का फॉर्मूला पूछा हुआ है। तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पहला ऑप्शन है साइन आर बटे साइन आई, दूसरा ऑप्शन है साइन आई बटा साइन आर, तीसरा ऑप्शन है साइन आई इंटू साइन आर, और चौथा ऑप्शन है साइन आई प्लस साइन आर। तो म्यू का फॉर्मूला हम बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। यहाँ ध्यान से आप लोग चिन्ह देखिए, प्लस दिया हुआ है। प्लस जहाँ पे भी होता है तो वो कहता है कि गोलीय दर्पण कैसा है। हम जानते हैं कि जितने भी गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो यहाँ पे जो उत्तल दर्पण का जितना भी फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, और अवतल दर्पण के जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी कि निगेटिव होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉजिटिव दिया हुआ है, तो पॉजिटिव जो फोकस दूरी होता है वो उत्तल दर्पण का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल गलत आंसर होगा, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी हम जानते हैं क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, उत्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है, यानी कि प्रकाश का जो इसमें कौन सा प्रभाव कार्य करता है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण हमें जो है तालाब का जल जो है कम गहरा दिखता है। यानी कि प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा भी हम जानते हैं कि क्या होता है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने दिशा से मुड़ जाता है, उसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो ये बिल्कुल प्रकाश का अपवर्तन सिद्धांत अच्छा तरीके से कार्य करता है, जिसके कारण हमें तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्या है, कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो हम अभी आपको पहले ही बता चुके थे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण पूछा हुआ है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगा वो ऋणात्मक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो हम संबंध अच्छा तरीके से जानते हैं कि जो f और r में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, f और r में जो रिलेशन होता है वो होता है f इक्वल टू r/2। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा घुमा के दिया हुआ है कि r के रूप में दिया हुआ है, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2f, r बराबर 2f। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख रहे हैं कि बी में मेरा बिल्कुल मैच कर रहा है, r बराबर 2f। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, r बराबर 2f। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। तो न्यूक्लियस शब्द पहला ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, तीसरा ऑप्शन है पैलेड, चौथा ऑप्शन है विल्चॉ। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस शब्द जो दिया हुआ है किस वैज्ञानिक ने इस शब्द दिया है, तो रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस शब्द दिया था। क्वेश्चन नंबर 58 चलते हैं। कहता है पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो पौधों में हम जानते हैं कि भोजन किस रूप में जमा होता है, स्टार्च के रूप में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पौधों में जो भोजन जमा होता है वो किस रूप में जमा होता है, स्टार्च के रूप में जमा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्या कहता है कि प्रसिद्ध जो बुक है द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। हम जानते हैं कि जो बुक है माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखा गया था, तो रॉबर्ट हुक की ये किताब है माइक्रोग्राफिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। हम जानते हैं कि पौधों और कोशिकाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है वो हमारा कहलाता है कोशिका विज्ञान, यानी कि साइटोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकी नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत आंसर है। इसका राइट आंसर होगा कोशिका विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय जो घिरा हुआ होता है किससे होता है। पहला ऑप्शन है पेरिकार्डियम से, दूसरा है जाइलम से, तीसरा है फ्लोएम से, चौथा है प्लाज्मा से। तो मानव हृदय जो घिरा होता है वह किससे घिरा होता है, पेरिकार्डियम से। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है।
तो बीजांड की ओर जो पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है वो कौन सा होता है? केमोटोट्रोपिज्म। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, केमोटोट्रोपिज्म। केमोटोट्रोपिज्म के कारण पराग नलिका जो है वो उसी का वृद्धि का कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है चलते हैं। कहता है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो मनुष्य में जो श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि WBC का जो जीवन अवधि होता है वो कितना होता है? 12 से 20 दिन इसका अप्रॉक्सीमेटली राइट आंसर हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही, यानी कि 12 से 20 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यानी कि बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय। हम जानते हैं कि बाइल जूस जो वो सीक्रेट होता है वो कहाँ से होता है? लीवर से, यानी कि यकृत से ये स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? हम बिल्कुल अच्छा से जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो अवतल लेंस आवर्धन का फॉर्मूला हम अच्छा तरीके से जानते हैं, क्या होता है? m बराबर v/u। बिल्कुल ये पॉपुलर फार्मूला हो गया है, m बराबर v/u, जो कि यहाँ पे पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र हम बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो होता है 1/v + 1/u = 1/f, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला है ये यहाँ पे सही दिया हुआ है। 1/v - 1/u = 1/f, ये जो सूत्र दिया हुआ है किसका दिया हुआ है? ये लेंस का सूत्र दिया हुआ है। लेंस का ये सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित करता है वो किसको करता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का विक्षेपण, तीसरा है प्रकाश का अपवर्तन, चौथा है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित करता है वो किसको प्रदर्शित करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? अवतल लेंस पहला ऑप्शन है, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों, चौथा है नन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं कि अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यही अपसारी अगर दिया रहता तो उसका आंसर हो जाता अवतल लेंस। अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्म्ड होता है वो कैसा होता है? वर्चुअल और एंड इरेक्ट, यानी कि आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब मेरा उत्तल दर्पण से बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। कहता है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम हम जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। कहता है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। हम जानते हैं कि डायनेमो जो परिवर्तित करता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? हम जानते हैं कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है पक्षी, दूसरा है मक्खी, तीसरा है मनुष्य और चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन किस में नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है, यानी कि रक्त की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? तो रक्त की कमी से जो रोग होता है मानव में वो कौन सा होता है? एनीमिया, जिसको हम बोलते हैं रक्त अल्पता। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग हैं। यानी कि मनुष्य के आहार नाल में पूछा है कि अवशेषी अंग कौन से होते हैं? तो हम जानते हैं कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग अपेंडिक्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपेंडिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम का जो कार्य है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है वसा का पाचन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, तीसरा है प्रोटीन का पाचन, चौथा है इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ट्रिप्सिन एंजाइम जो किसके पाचन में सहायक होता है? तो वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। वसा का पाचन इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा प्रोटीन के पाचन। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है? कहता है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है?
तो मुख गुहा में जो आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, वहाँ पे मेरा कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो मुख गुहा में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पे आ चुके हैं हम लोग। कहता है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है WBC, दूसरा है लसिका, तीसरा है RBC या चौथा है नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी RBC, यानी कि RBC जो है वो ऑक्सीजन का वाहक होता है। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में यानी कि द शुगर लेवल इन ब्लड इज कंट्रोल्ड बाय, तो शुगर लेवल इन ब्लड इज कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन। इंसुलिन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन जो है वो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का। कहता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? पहला ऑप्शन है रक्त कोशिका, दूसरा ऑप्शन है मांसपेशियाँ, तीसरा ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, चौथा ऑप्शन है दिल की कोशिका। तो इसका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो होती है वह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो दोस्तों मैंने आपको आज के शिफ्ट के टोटल 80 के 80 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है। उम्मीद है कि सारा आंसर मैंने सही करवाया होगा। अगर कुछ भी गलती होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे सही कर दूंगा। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया है इसका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में नहीं करा पाऊँगा। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करवाऊंगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका PDF दे दूंगा। वहाँ पे मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा का PDF वहाँ पे दे दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको फिर से देख सकते हैं। और आगे मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर हम डेली किसी भी पेपर का अगर सॉल्यूशन करवाएं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू।